हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेशन सेकंड। दैट मींस आज हम अगले 40 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस भी करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ प्लेलिस्ट जो हैं वो भी टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि सारी वीडियोस बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दी गई हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। जैसे मैथ्स के क्रैश कोर्स की अलग है, इंग्लिश के क्रैश कोर्स की अलग है, जीएस का जो क्रैश कोर्स है वो अलग है, और साथ में उसके अंदर जो ट्रिक्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो भी अलग बना दी गई है। तो बिल्कुल जाकर चेकआउट कीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डज द एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई थिंक लास्ट ही वीडियो थी, लास्ट ही क्वेश्चन था कि जो एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट टोटल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये टोटल 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, और ये 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। सबसे पहले तो लॉजिकल है, राइट। लॉजिकल यूनिट्स का मतलब ये सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें मेनली कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो सबसे पहला है मोस्ट ALUs कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो सबसे पहला है लॉजिकल ऑपरेशन, यानी जो लॉजिक गेट्स के ऑपरेशन थे, एंड, और, नोर, नोट, नैंड, XOR, ये सारे गेट्स थे जो मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाए थे। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आते हैं। थर्ड है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, मतलब जो वर्ड है उसको शिफ्ट करना, बाइनरी डिजिट्स को रोटेट करना, तो ये सारा। और लास्ट है कंपैरिजन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि ALU परफॉर्म करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। डिजिटल कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट है उसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं नर्व सेंटर। ध्यान रखेंगे, नर्व सेंटर इज द अदर नेम ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। कंप्यूटर किस चीज से बना होता है? मेन है उसमें उसका ब्रेन, CPU, और साथ में एक्सटर्नल डिवाइसेस जितनी भी आप कनेक्ट करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मैं आपको लास्ट जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी बताया था कि मैं एक टेबल इंसर्ट कर दूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पढ़ना है। इसमें 5 जनरेशंस, कंप्यूटर की 5 जनरेशंस जो हैं उन सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे फर्स्ट जनरेशन का टाइम, ये आपके कंप्यूटर की जो फर्स्ट क्लास है उसमें भी समझाया था, 1940 से 56 तक का है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज की थी। वैक्यूम ट्यूब्स के अलावा स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम्स, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया था, और इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो हमने टास्क दिए हैं कंप्यूटर को वो बैच में अपलोड होते थे कि एक बैच में इतने टास्क है, पहले ये कंप्लीट होगा फिर दूसरा बैच जाएगा, जैसे बैंकिंग में होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मशीन लैंग्वेज ये यूज करता था 0 और 1 की। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी। इसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे, वैक्यूम ट्यूब आप इसमें यूज करते थे। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963, और इसमें आपने यूज किए थे ट्रांजिस्टर्स जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते थे। और इसमें भी स्टोरेज डिवाइस क्या थी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की थी। पहले वाले में मैग्नेटिक ड्रम्स, दूसरे में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, और इसकी स्पीड और तेज हो गई, माइक्रो सेकेंड्स में हो गई, पहले वाले की मिली सेकेंड्स में थी। इसमें टाइम शेयरिंग कर सकते थे, मल्टीटास्किंग कर सकते थे, असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूजर फ्रेंडली है, हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आप ये यूज कर सकते थे। बहुत ज़्यादा रिलायबल है और लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। इसमें हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होते थे। पोर्टेबल थे, आप कहीं भी उठाकर लेकर जा सकते थे, और हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती। थर्ड जनरेशन की बात करूं तो इसमें यूज हुई थी इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन के बने होते थे, सेमीकंडक्टर के बने होते थे। मैग्नेटिक कोर ही आपने यूज किया था प्राइमरी स्टोरेज मीडियम के तौर पर। इसके अलावा इसमें और स्पीड तेज हो गई, नैनो सेकेंड्स।
पहले वाले में मिली, दूसरे में माइक्रो, तीसरे में नैनो, और इसमें रियल टाइम सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज यूज की थी, फोर्ट्रान, कोबोल और एल्गोल। इसमें बहुत कम पावर यूज किया आपने और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इसमें आपने लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूज किए थे, आई मीन इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए थे। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया है, सेमीकंडक्टर मेमोरी आप यूज करते हो, चिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, और विंचेस्टर डिस्क यानी पीको सेकेंड। एक तो आपने जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं दो तरीके की हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क। इसके अलावा स्पीड जो है वो पिको सेकंड्स में है और तेज हो गई। इसके साथ टाइम शेयरिंग, पास्कल ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप टाइम शेयरिंग आप यूज कर सकते हो। पास्कल, एडीए, कोबोल, फोर्ट्रान फोर्थ, ये सारे लैंग्वेजेस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ ज़्यादा रिलायबल है ये वाली जो जनरेशन थी कम्युनिकेशन के हिसाब से, इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग के हिसाब से काफ़ी सूटेबल जनरेशन साबित हुई। फिफ्थ की बात अगर मैं करूं तो आज की डेट में हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज करते हैं। इसमें सुपर लार्ज स्केल, थर्ड में लार्ज सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आपने इस्तेमाल की। ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल करते हैं हम स्टोरेज के लिए। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, आईपीएस जिसको बोलते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल करते हो, और पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो, दो चीज़ों पे एक साथ काम कर सकते हो। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड, प्रोसेसर का जो है वो साइज भी छोटा हो गया है, स्पीड भी इंक्रीज काफ़ी हो चुकी है, और इनेबल्स मेगा चिप्स। तो ये पूरी टेबल है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इन्वेंट किया वो किसने किया? वेंट कर्व, टेरेंस पर्सिवल, जॉन मॉकले और टेड होफ। टेड होफ ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? सीपीयू और मेमोरी किसके अंदर होता है? देखो सीपीयू और मेमोरी दोनों के दोनों मदरबोर्ड, एक बोर्ड होता है जिसमें सारी डिवाइसेस आप समझ सकते हो, पूरा जो सर्किट है सब कुछ उसके अंदर होगा। सीपीयू का मेन पार्ट उसके अंदर होगा, मेमोरी, स्टोरेज, सब कुछ उसी बोर्ड के अंदर होता है, सारे सर्किट्स उसी बोर्ड के अंदर होते हैं, और उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो चार ऑप्शंस है, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट। तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड के अंदर इनमें से क्या क्या होता है? देखो मदरबोर्ड के अंदर ही सब कुछ होता है। CMOS बैटरी जिससे कि चलेगा वो बिल्कुल उसके अंदर होता है। फैन, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो उसको रिड्यूस किया जा सके। PCI स्लॉट जिसमें सब कुछ कनेक्टेड होता है। सब चीजें मदरबोर्ड के अंदर रिजाइड करती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अ डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कौन सा बोर्ड है जो जिसमें सारे सर्किट्स होते हैं, सब कुछ प्रिंटेड वर्जन में भी होता है? वो है मदरबोर्ड, अभी मैंने आपको बताया। तो चार ऑप्शंस है, रोम, सीपीयू, रैम और मदरबोर्ड। तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, अच्छे से कर लीजिएगा डेफिनेटली। द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू। रीड राइट लाइन यानी एक ऐसी लाइन जिसको आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मतलब क्या है? लाइन का मतलब हो गया रास्ता। तो अगर आपको डेटा कहीं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना हो, एक कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना हो, एक प्रॉपर पाथवे होता है जो फॉलो करना होता है। उस पाथ को एक ऑटोमेटिक भी होता है और आप खुद से भी बता सकते हो। तो रीड और राइट वो क्या है? उस पहली बात तो रास्ते को बोलते हैं बस। दूसरी चीज, ये वो चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। इस बस का नाम है कंट्रोल बस। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का एक मेन पार्ट कौन नहीं है? सीपीयू है, सीपीयू के बिना कुछ नहीं हो सकता है। माउस भी है, माउस के बिना आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। मॉनिटर बहुत जरूरी है, देखोगे कि इसमें अगर मॉनिटर नहीं होगा। यूपीएस, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस, ये है एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अगर कंप्यूटर में यूपीएस नहीं भी लगा हुआ वो तब भी काम करेगा। तो यूपीएस इज नॉट एन इंटीग्रल पावर पार्ट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज अ पावर स्ट्रिप? पावर स्ट्रिप क्या होती है? देखिए, पावर स्ट्रिप एक ऐसी, जैसे आप समझ लो कि सॉकेट होता है तो हम वहाँ पे एक और सॉकेट लगा देते हैं, इसमें कई सारे स्पेस होते हैं, हम कई सारे स्विच एक के अंदर ही लगा सकते हैं, है ना?
एक ऐसा मार्केट में आता है ना जिसमें स्विच बोर्ड में आप लगाओ उसको और उसमें आप कई सारे स्विचेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर के टर्म्स में वो हो गया पावर स्ट्रिप, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप और रिसोर्सेज ऐड कर सकते हो और डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ ए वॉल आउटलेट विच कैन एकोमोडेट द डिवाइसेस। ये उस वॉल की जिसमें आपको डिवाइसेस लगानी है उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है ताकि उसमें आप और सारे अप्लायंसेस यूज कर सको। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इट प्लग्स मल्टीपल कंपोनेंट्स इनटू वन पावर आउटलेट। ये देखो पावर स्ट्रिप है, दैट मीन्स ये पावर बढ़ाएगा। किसकी पावर बढ़ाएगा? अगर मुझे इस वॉल पे 4-5 चीजें कनेक्ट करनी है तो मैं मार्केट से वो सॉकेट ला सकती हूँ, लेकिन इसकी तो पावर नहीं बढ़ेगी ना। अगर मुझे इसकी पावर बढ़ानी है तो मैं क्या यूज करूंगी? पावर स्ट्रिप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। सबसे पहला कंप्यूटर का जो माउस है, सबसे पहला माउस किसने बिल्ड किया था? डगलस एंजेलबार्ट ने। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन क्या होती है? जब आप माउस को पकड़ते हो ना तो बैक वाला हिस्सा होता है टेल, ठीक है। अगर आप देखेंगे ही तो ये जो है ये पार्ट टेल है। तो बेस्ट पोजीशन क्या है कि जो टेल है, हम जब माउस को पकड़ते हैं, हम माउस को पकड़ते हैं इस तरीके से, राइट। तो जो टेल है ये हमारी तरफ होती है। तो सबसे बेस्ट पोजीशन है व्हेन द टेल इज टुवर्ड्स द यूजर। Which of the following is an input device used to enter motion data into computers or other electronic devices? तो इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप मोशन डेटा को, ऐसा ऐसा डेटा जो मूवमेंट दिखा सकता है उसको आप डाल सकते हो? तो वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल से मोशन डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। Which one does not relate to mobile phone touch panel sensing methods? जो मोबाइल फोन का टच पैनल होता है उससे कौन सी चीज रिलेट नहीं करती, मतलब टचिंग सिस्टम से रिलेट नहीं करती? फिंगर टच, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्ट करती है। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन साउंड से कनेक्टेड है, टच पैनल से कनेक्टेड नहीं है। ग्लव्ड टच, कि ग्लव पहन के आप टच कर सकते हो या नहीं। और लाइट ट्रांसमिटेंस, ये भी आपका टच पैनल से ही रिलेटेड है, कितनी लाइट उसमें से आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉइस रिकॉग्निशन, जिसका टच पैनल से कोई लेना देना नहीं है। द ओसीआर, ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर, आप रीडर भी यूज कर सकते हो, रिकॉग्निशन भी यूज कर सकते हो। ये करता क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, इसमें से लाइट निकलती है जिसे हम टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और ये उस टेक्स्ट की पहचान करता है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और कैसे पहचान करता है? शेप से, कि क्या शेप बनी हुई है, फिर उसको वो कंप्यूटर की मेमोरी से मैच करता है। तो ये हो गया आपका शेप। क्वेश्चन है ओसीआर रिकॉग्नाइजेज डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ओसीआर किस चीज की पहचान करता है? साइज देखता है, शेप देखता है, कलर देखता है या इंक देखता है? तो वो देखता है शेप, कि क्या शेप बनी हुई है। Which of the following converts analog information into digital form? एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में जो कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं डिजिटलाइजर। तो डिजिटाइजर यूज करते हैं हम। डिजिटाइजर क्या करेगा? डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। Which of the following could be digital input device for computers? इनमें से ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो डिजिटली इनपुट डालती है? डिजिटल कैमकॉर्डर, बिल्कुल। कैमकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, तो डिजिटल ही वर्क कर रहा है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी क्या करता है? वॉइस को, डिजिटल साउंड को ही सेंड करता है। स्कैनर, डेफिनेटली स्कैनर भी, आप पिक्चर डालते हो उसमें पेजेस डालते हो उसको वो स्कैन करता है। ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखती है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? ये आपको पता होगा। हम फोन भी देखते हैं, जूम करते हैं तो हम बोलते हैं पिक्सल्स फट गए। हम व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करते या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेंड करते हैं, पिक्सल्स नहीं फटते। पिक्सल है सबसे छोटी यूनिट किसी भी इमेज की। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा किसी भी चीज का, कि बहुत हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर है, मतलब बहुत एचडी में है मान लो प्रिंट, तो उसमें क्या होता है? पिक्सल्स उतने ही पास पास होते हैं और इमेज उतनी क्लियर होती है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? पिक्सल है।
द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, अगर किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत क्लियर इमेज दिखेगी, तो उसके पिक्सल उतने ही पास होंगे. लार्जर द पिक्सल्स लेस क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स क्लोजर टुगेदर द पिक्सल. तो इसका आंसर होगा क्लोजर टुगेदर द पिक्सल. द CRT इज डैश इन शेप. CRT क्या होता है? आपके मॉनिटर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, CRT है, TFT है, LCD है, LED है, ये चार तो होते ही हैं. तो CRT सबसे पहला आपने देखा होगा, वो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर आते थे जो, या ब्लैक एंड वाइट टीवी में जो मॉनिटर लगता था ना, वो CRT है, कैथोड रे ट्यूब. जो बहुत बड़े बड़े होते थे, थोड़े बल्कि होते थे, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड. CRT कैथोड रे ट्यूब में स्कैनिंग जो होती है वो जिस रेट पे रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट, क्योंकि रिफ्रेशिंग ही होती है तभी वो स्कैन दोबारा करेगा. What are the units used to count the speed of a printer? It is important. देखो, प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे सबसे पहली CPS, कैरेक्टर्स पर सेकंड, की एक सेकंड में वो कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है. अगला लाइंस पर मिनट, LPM, कितनी लाइंस को वो प्रिंट कर रहा है. पेजेस पर मिनट, PPM, कितने पेजेस को वो प्रिंट कर रहा है. ठीक है, ये तीन है. और रेजोल्यूशन को, अगर आपको रेजोल्यूशन की आपको काउंट करना है कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन क्या है, ये भी एक मेजरमेंट है, क्वालिटी हम देखते हैं इससे, और इसकी यूनिट होती है DPI, डॉट्स पर इंच. एक इंच में कितनी डॉट्स हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डॉट्स होंगी उतनी क्लियर इमेज होगी. तो आपके पास चार ऑप्शन है. व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर. कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिससे आप प्रिंटर की स्पीड को काउंट कर सकते हो. तो इसमें सबसे मेन आएगी DPI, यानी डॉट्स पर इंच. ये रेजोल्यूशन की है. इस क्वेश्चन में वैसे प्रॉब्लम है क्योंकि CPM हो गया कैरेक्टर्स पर मिनट, PPM हो गया पेजेस पर मिनट, और BIT ये डिफरेंट है. असल में इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये स्पीड है, ये रेजोल्यूशन को देखने के लिए, जो आपका रेजोल्यूशन को देखने के लिए जो यूनिट है वो यही है. तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन को ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एम्बिगियस है, इसका प्रॉपर आंसर नहीं मालूम है, क्योंकि इसीलिए ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन ये रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है. तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप अपनी समझदारी से काम करके आइएगा. अगर स्पीड की बात करते हैं तो आपके पास ये तीन स्पीड है, CPS, LPM और PPM, और रिजोल्यूशन को अगर आपको मेजर करना है तो DPI में. तो क्वेश्चन क्या होगा आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग थी, तो ये अपने हिसाब से हमने बस टाइप कर दिया ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जा सके. डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम. इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक कैरेक्टर से ऊपर प्रिंट ही नहीं कर सकता. वो है जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं. उसमें आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगर आपको याद हो काफी फेमस था, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिर्फ एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है. स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ. लाइन प्रिंटर की स्पीड किस चीज से लिमिटेड होती है. देखो, क्योंकि लाइन प्रिंटर लिखा है तो ये मत सोचिएगा कि इसकी स्पीड भी LPM होगी, लाइंस पर मिनट होगी. लाइन प्रिंटर अगर है, लेकिन वो जो प्रिंट करता है वो कैरेक्टर वाइज करता है. तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है उसकी लिमिट क्या है. अच्छा सॉरी, ये उल्टा क्वेश्चन है. स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ. इन्होंने स्पीड नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है कि अगर आपको पास लाइन प्रिंटर है उसकी स्पीड किस किस चीज से फर्क पड़ता है लाइन प्रिंटर की स्पीड को. देखो, किसी भी प्रिंटर की स्पीड फर्क पड़ता है पेपर के मूवमेंट से, कि पेपर का जो उसके अंदर मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है. उसी के मूवमेंट से किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा, पेपर मूवमेंट्स. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल. दोनों डायरेक्शनल में वो प्रिंट कर सकता है. लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ. देखिए वही क्वेश्चन है जो मैं अभी इससे पहले वाले में आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइन प्रिंटर है तो ये मत समझिएगा कि इसकी स्पीड लाइंस पर मिनट में मिलेगी, कि एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट करेगा. नहीं,
लाइन प्रिंटर की जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं कैरेक्टर्स पर मिनट में, क्योंकि एक लाइन अगर प्रिंट हो रही है, एक लाइन में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तब जाके वो लाइन बन रही है। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है हम मेजर करते हैं कैरेक्टर्स पर मिनट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑनटू डैश सरफेस ऑफ अ ड्रम। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट कैसे करते हैं, लाइट पड़ती है, एक पूरा सरफेस होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट को देखते ही वो सेंसिटिव हो जाएगा, तो फोटो सेंसिटिव सरफेस पे लाइट स्प्रे की जाती है, लाइट जाती है, लेजर बीम जाती है और तब प्रिंटिंग होती है। तो वो जो सरफेस है वो कैसा होता है, फोटो सेंसिटिव, मैग्नेटिक नहीं होता, फोटो सेंसिटिव होता है। Which of the following printers are you sure will not use if your objective is to print on multi carbon forms? अगर आपको मल्टीपल कार्बन फॉर्म्स करनी है तो कौन सा प्रिंटर है डेफिनेटली जो आप यूज नहीं करोगे, लेजर बीम यूज नहीं करोगे कार्बन फॉर्म्स पे, हमेशा ध्यान रखिएगा। कार्बन फॉर्म, कार्बन क्या केमिकल है, उस पे लेजर बीम का इस्तेमाल नहीं होता, तो लेजर प्रिंटर यू विल नॉट यूज ऑन व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टी कार्बन फॉर्म्स। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर कौन से प्रिंटर में बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, इसके अलावा इसमें ऑप्शन है बैंड प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आप बताएंगे कि जो लाइन प्रिंटर है वो किस में बिलोंग करता है। देखिए जो लाइन प्रिंटर है वो बिलोंग करता है आपका पेज प्रिंटर में, क्योंकि जो लेजर प्रिंटर होता है ये पूरे के पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर जो प्रिंट करता है पूरे के पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है, तो इसका आंसर आएगा पेज प्रिंटर। हु इन्वेंटेड 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, चक हल। चक हल ने सबसे पहले 3D प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, CPU से जो डेटा जाता है अलग अलग डिवाइस में, कौन सी डिवाइस होंगी, या तो इनपुट होंगी या तो आउटपुट होंगी, तो वो किन के थ्रू जाता है, इंटरफेस, बफर मेमोरी, मॉडम्स या IO पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ऑब्वियस सी बात है जब इनपुट आउटपुट डिवाइस में जाएगा डेटा तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के मीडियम से ही जाएगा। पोर्ट मतलब जगह जहाँ से वो डिवाइस कनेक्ट होती है, तो उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू जाएगा, उन्हीं पोर्ट्स के थ्रू जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट वो होता है जिसमें ऊपर और नीचे सेम होल्स होते हैं। सबसे ज्यादा पैरेलल पोर्ट्स यूज करते हैं प्रिंटर्स, तो प्रिंटर हैं जो पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सबके पोर्ट देखोगे तो ऊपर शायद कम डॉट्स होंगी, नीचे ज्यादा, या ऊपर ज्यादा होंगी नीचे कम। पैरेलल पोर्ट्स कौन यूज करता है, प्रिंटर यूज करते हैं। USB रेफर्स टू, USB क्या है, USB आप समझो एक यूनिवर्सल सीरियल बस कि आप उसमें कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सीरियल बस कोई ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव को हम USB बोलते हैं, नहीं, USB एक पोर्ट होता है, एक जगह होती है, तो इट इज अ पोर्ट टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB, USB में आप किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हो, तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ही नहीं करता है ये कि आप किस पे कनेक्ट कर रहे हो। तो 4-5 ऑप्शंस हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। देखो ये तो पता लगेगा सॉफ्टवेयर पे तो डिपेंडेंट रहेगा, किस सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने फोन में कनेक्ट कर रहे हो तो फोन पे तो कनेक्ट होगा ना कि हाँ ठीक है फोन उस चीज को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट, ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स। ये तो हम लोग यूज भी करते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं वो वर्ड्स में टाइप हो रहा है, टाइपिंग करते वक्त हम यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। हम हे गूगल या ओके गूगल हम यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं वो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है, गूगल असिस्टेंट शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन। तो यही है, आपके पास 4 ऑप्शन है, स्पीच इनपुट, स्पीच रिकॉग्निशन, तो यही है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, डम्ब टर्मिनल्स होते हैं उसमें क्या होगा, एक तो टर्मिनल्स होंगे, स्पेस होगा और साथ में माउस या स्पीकर, इनमें से कोई एक चीज होगी, माउस एंड स्पीकर्स। फॉर प्रिंटिंग MICR कैरेक्टर द इंक यूज कंटेन्स, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो वो यही बोल रहे हैं उस इंक के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक है तो आयरन का ही कुछ होगा, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर।
वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली, डेटा जो है वो परमानेंटली कहाँ पर सेव रहता है। देखिए जितना भी डेटा है वो परमानेंटली जो सेव होगा वो सेव होगा आपका, दो ऑप्शंस है अब आपके पास, या तो स्टोरेज या मेमोरी। स्टोरेज और मेमोरी में से जो डेटा परमानेंटली सेव होता है वो होता है स्टोरेज के अंदर। मेमोरी के अंदर तो बस यही है कि अभी क्या डेटा आया, उस पर क्या प्रोसेसिंग चली, क्या हमने आउटपुट दे दिया। स्टोरेज के अंदर डेटा परमानेंट सेव होता है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वाई रैम इज सो कॉल्ड, देखो रैम को रैम क्यों बोलते हैं, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं। देखो इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर सब कुछ ना सीक्वेंस में है। लेकिन अगर मेरे को सीक्वेंस में ना जाके रैंडमली किसी जगह जाना हो तो मैं रैंडमली उस जगह जाके वहां से वो चीज उठा सकती हूँ। तो इसके अंदर आप रैंडमली कहीं भी किसी भी डेटा को जा सकते हो, उसको रिट्राइव कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बिकॉज इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, जी नहीं, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये वोलेटाइल होती है, लेकिन इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों पड़ा होगा, बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे, रैंडमली किसी भी लोकेशन पे आप डेटा को सेव कर सकते हो, वहां से उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करूंगी कि कुछ ना कुछ नया आपको डेफिनेटली पता लगा होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे। इसी के साथ प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, आपको पता है हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। और पीडीएफ जितनी भी हैं इन क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं @RBE_S। तो आप चैनल को सर्च कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे ऑफिसर्स बैच की, यानी जितना भी आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पे फोकस्ड बेस्ड इसमें सारी वीडियोस हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में है 1999 फॉर द 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के अंदर आपके सारे मेन एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप हमारे प्रॉपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं उनको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य बैच है मैथ्स का, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, जीएस का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड कोर्स है, जिसमें शिवम सर ने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब कुछ सर करा रहे हैं। पॉलिटी फिनिश हो चुकी है ऑलरेडी और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो आप आज ही आरबी चैनल को डाउनलोड, आरबी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे बैच में एनरोल कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।